नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन एक बार फिर से अपना लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन की शुरुआत कर रहा है और इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम वसीयत या विल के बारे में जानकारी देंगे। वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई अपने न रहने पर अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहता है। अगर आप अपनी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं जो आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो आपको एक वसीयत बनानी होगी। अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकारी कानूनों के अनुसार विभाजित और वितरित किया जाएगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है, जिससे संपत्ति गलत हाथों में पड़ सकती है या कुछ खास लोग जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन्हें बाहर रखा जा सकता है। संपत्ति किसे देनी है इसका पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए वसीयत करना सही होता है। अगर कोई वसीयत को छोड़े बिना दुनिया से गुजर जाता है तो जीवित रिश्तेदारों के सामने भयावह समस्या हो सकती है। यह अनावश्यक चिंता और तनाव की वजह बनता है। पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी हो सकती है। एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखित वसीयत वारिसों के बीच किसी भी टकराव से बचाने में मदद करती है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी वसीयत से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका वसीयत से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर वसीयत होती क्या है। देखिए जयरा जी, जैसे आपने प्रोडक्शन में इस बात को क्लियर किया कि वसीयत अपने आप में एक दस्तावेज, एक उस व्यक्ति का दस्तावेज है जो अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपने मृत्यु के बाद उसका निष्पादन करना चाहता है, उसके साथ में चाहता है कि उसका इस्तेमाल किया। वसीयत अपने आप में इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसे आपको अपना इंट्रोडक्शन भी कहता है, कि उस व्यक्ति की मौत के बाद जो उसके जीवित रिश्तेदार हैं, जो उसके करीबी लोग हैं, वो उस संपत्ति को लेकर अपने ऐसे हक को बनाने की कोशिश करते हैं जो जीवित व्यक्ति नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में वसीयत जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी स्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि जो उसके जीवित रिश्तेदार हैं वो उन जीवित रिश्तेदारों के अलावा अपनी संपत्ति को किसी ऐसी संस्था को या किसी और ऐसे व्यक्ति को देना चाहता है जो उन जीवित रिश्तेदारों से अलग है, तो ऐसी स्थिति में वो उस संपत्ति को तभी दे सकता है जब उसने एक सही तरीके से वसीयत करी हो। जी जी, ऋषिपाल जी, क्या वसीयत कराना जरूरी होता है? देखिए, वसीयत कराने का अर्थ यही है कि आप जब वो चाहेंगे कि आपकी मृत्यु के बाद जो आपकी संपत्ति है वो इस प्रकार से बचे। सपोज कीजिए बेटे के एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं और वो चाहता है कि एक बेटे को 50% मिले और बाकी के 3 बेटे हैं उनको 50% 3 हिस्से मिले। तो उसका जो उसकी अपनी इच्छा है, जो उसकी अपनी अन्य प्रॉपर्टी जो उसने कमाया है, उसकी अपनी इच्छा क्या है उस संपत्ति से, तो उसकी अपनी इच्छा को व्यक्त करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो है वो वसीयत है, जिससे कि वो कभी भी भविष्य में उस प्रॉपर्टी को या उसको चाहने वाले को अपनी इच्छा के अनुसार जो उसने अपने जीवन में कमाया है अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को बांट सकता है। जी जी, अगर वसीयत नहीं बनाते हैं तो ऐसे में क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो रिश्तेदार होते हैं उन रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई चालू होती है। जो सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट में सबको पता होगा, जब कोई हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर विशेष तौर पे जब कोई पुरुष जो है उसका देहांत हो जाता है तो उसकी विधवा, उसके सन, उसके डॉटर, ये प्रथम श्रेणी के जो सक्सेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद द्वितीय श्रेणी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है। तो ऐसी स्थिति में जो रिश्तेदार होते हैं उनमें आपस में उस संपत्ति को लेकर जो है लड़ाई होती है, या मान लो दो बेटे हैं, 4 बेटे हैं या बेटियां भी हैं, तो आपस में संपत्ति को लेकर लड़ाई होती है। तो हर आदमी चाहता है कि उसको बराबर करके मिले, लेकिन हो सकता है लाइफ टाइम के अंदर उस व्यक्ति का, उस बेटी का या बेटे का अपने पिता से, अपनी माता से ऐसा अच्छा संबंध ना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एक विवाद का विषय पैदा होता है। तो ये अच्छा है, हमारे देश में थोड़ा चलन कम है, लोग वसीयत या विल कम करते हैं, लेकिन विदेशों के अंदर वसीयत को बनाने का चलन बहुत ज्यादा, जिससे कि जो पारिवारिक झगड़े जो होते हैं संपत्ति को लेकर वो कम होते हैं। जी जी, तो वसीयत कब हम कराएं और वसीयत कौन करा सकता है? किस सिचुएशन में वसीयत करानी जरूरी होती है? देखिए, सबसे पहले तो वसीयत
करा कौन सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है। तो कराने वाला व्यक्ति करा रहा है, एक तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर होना चाहिए, वो खुद उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, उसके बाद सारे अधिकार होने चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए उसकी उम्र जो है वो उम्र में बालिग होना चाहिए। अगर मान लीजिए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें काफी संपत्ति उनके नाम पर होती है लेकिन उनकी उम्र कम होती है, तो उनको भी वसीयत करने का अधिकार नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो वसीयत व्यक्ति कर रहा है उसकी उम्र से वो बालिग होना चाहिए। दूसरी बात, जब वो वसीयत कर रहा है तो वो होशावास में होना चाहिए, मानसिक हालत जो है उसकी पूर्ण रूप से स्टेबल होनी चाहिए, और जिस संपत्ति को कर रहा है उस संपत्ति को उसको ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए वो कर रहा है उसका नाम पता मालूम होना चाहिए। यानी जितनी ज्यादा उस दस्तावेज के अंदर क्लियरिटी होगी, हर चीज क्लियर होगा, उतना ज्यादा संभावना है कि भविष्य के अंदर जो संपत्ति को लेकर जो विवाद है उसके परिवार के लोगों का या किसी और का, वो विवाद कम से कम हो। तो जो दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज बनाए जाते हैं, उनका पर्पज ही ये होता है कि भविष्य के अंदर इस तरह की जो परेशानियां हैं, इस तरह के विवाद है, लड़ाई झगड़े, ये कम से कम। जी जी, ऋषिपाल जी, हम अक्सर देखते हैं कि वसीयत को चैलेंज भी किया जाता है, तो किन हालातों में वसीयत की वैधता को चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, वसीयत की वैधता को अगर हम चैलेंज करने की दायरे की बात करते हैं तो पहले तो हम ये समझेंगे कि वसीयत कितने प्रकार की वसीयत होती है। वसीयत जो है वो मौखिक भी हो सकती है, वसीयत जो है वो हाथ से लिखी भी हो सकती है, वसीयत जो है नोटरी भी हो सकती है, वसीयत जो है रजिस्टर भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब वसीयत कई प्रकार की होती है तो उसका जो चैलेंज करना है वो कई स्तर पे हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। इवन अगर कोई वसीयत जो है रजिस्टर्ड भी है तो भी जो है जो से क्लेम करने वाले लोग हैं वो उसको चैलेंज के आधार पे कर सकते हैं। जिस समय वसीयत की गई थी, वसीयत करने वाले जो व्यक्ति था उसकी मानसिक हालत जो है वो ठीक नहीं थी, या उसको कोई प्रलोभन दिया गया था या कोई दबाव था। तो ऐसी स्थिति में ये भी जरूरी होता है, ये सबको पता होना चाहिए कि ये वसीयत जब की जाती है तो दो विटनेस जो होते हैं वो होने जरूरी है, उनके सामने जो वसीयत करने वाला है वो साइन करे। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि सारी स्थिति सही नहीं है, विटनेस सही नहीं है, या किसी को गलत साइन कराए गए हैं या कोई और चीज है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे कारण होते हैं जिनके ऊपर हम वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। जी जी, तो वसीयत करने का तरीका क्या होता है, इसकी वैधता कैसे सुनिश्चित होती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो जैसे वसीयत की मैंने आपको प्रकार बताया, तो सबसे इम्पोर्टेंट वसीयत ये है कि वसीयत कराने के लिए आप जो भी व्यक्ति कराना चाहता है वो कोशिश करे कि अपने आसपास के कोई चीज का जो वकील हो, वकील से इस बारे में जरूर राय देंगे, जिससे कि जब वसीयत का दस्तावेज बनाते हैं तो वसीयत का दस्तावेज भी कई बार क्या होता है कि आपने किसी एक सामान्य व्यक्ति ने वसीयत बना दी, उस वसीयत को बनाते वक्त जो कानूनी रूप से उसके जो पहलू होते हैं उनको उसमें ढंग से नहीं दर्शाया गया। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा संभव है कि आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं तो बेहतर होगा। आप वकील की सहायता लें, वसीयत का जो प्रारूप है उस प्रारूप को बनाएं, उस प्रारूप को बनाने के बाद उसको 2 बार पढ़ें, और आप ये जांच लें कि उसके लिए प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रखा है। जिस प्रॉपर्टी को जिस तरीके से आप बांटना चाहते हैं वो ये भी देखें कि भविष्य में वो प्रॉपर्टी उस तरीके से बढ़ सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप जब भी दस्तावेज को साइन करें तो साइन करें, ये भी कोशिश करें कि उसके अंदर दो विटनेस जो है वो इंडिपेंडेंट विटनेस हो, यानी वो ऐसे विटनेस ना हो जो इंटरेस्टेड विटनेस हो या वो संपत्ति ही उन व्यक्तियों के पास जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो विटनेस है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसका प्रारूप जो है इन सबको करने के बाद इन सबको करने के बाद अगर आप वसीयत को पंजीकृत कराए थे, रजिस्टर कराए थे, तो वसीयत एक ज्यादा ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि जो पंजीकृत अधिकारी होता है वो इसी पर्पज के लिए बैठा हुआ होता है। तो उसके पास जब भी कोई व्यक्ति आता है तो ये समझा जाता है वहां पर उसको कोई दबाव नहीं है और वो पूरे होशोवास में है, और पूरे होशो आवास में है उसने जो वसीयत है वसीयत को किसी के नाम किया है। तो ये सामान्य सी बातें हैं जो वसीयत कराते वक्त किसी व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। जी जी, क्या सभी बेटे और बेटियों को अधिकार होता है कि वह अपने पिता या फिर अपने बुजुर्ग हैं जो भी बड़े हैं उनकी वसीयत देख सकें? देखिए, ये निर्भर करता है वसीयत करने वाले के ऊपर। जी, अगर कोई वसीयत करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु से पहले
उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके पोते, उसके भाई, बहन, पत्नी उस वसीयत को देखें, तो कोई उस वसीयत को नहीं देख सकता। केवल उसकी मृत्यु के बाद जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनको ही वसीयत देखने का अधिकार होता है। ये वसीयत देख सकते, जो आदमी कहते हैं कि भाई इस संपत्ति के अंदर हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार बनता है। अगर पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पुत्र पुत्रियां नहीं है। जी जी ऋषिपाल जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर माफी के साथ। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, जगन्नाथ नोएडा से जुड़ गए हैं। जगन्नाथ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? कोई रजिस्टर्ड हो गई बिल, रजिस्टर्ड बिल को कैंसिल कराया जा सकता है? देखिए, जो बिल है अगर वो रजिस्टर्ड भी हो गई है तो कैंसिल, आप अगर बिल आपने एक बार या 2 बार या 3 बार भी कर दी है तो आप अपने जो भी व्यक्तिगत अपने जो लाइफ टाइम है, अपने जीवन के अंदर आप उस बिल को कैंसिल कर सकते हैं और एक दूसरी बिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बिल कर दी है और वो रजिस्टर्ड हो गई है तो जिस व्यक्ति ने बिल करी है वो उसको कभी भी कैंसिल कर सकता है, ये उसका अधिकार है। तो जब भी उस व्यक्ति को लगता है कि जिस वजह से जिस व्यक्ति को से बिल जिसके नाम करी है वो उस हिसाब से उसको मतलब प्यार मोहब्बत या उसको जो सम्मान नहीं दे रहा, तो कभी भी बुजुर्ग जो है अपने बिल को चेंज कर। चलिए जगत नारायण जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरके जुड़ गए हमारे साथ। आरके, अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ऋषिपाल जी, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं, अधूरी रह गई थी। उस वक्त आप बता रहे थे कि जो बच्चे होते हैं क्या अपने बुजुर्गों की, अपने दादा या पिता की विल देख सकते हैं या नहीं? देखिए, इस पर उनका अधिकार बाद में है, पहले जिस व्यक्ति ने बिल करी है उसका अधिकार है। अगर वो चाहता है कि उसकी बिल को उसकी मृत्यु के बाद खोला जाए तो किसी भी पुत्र पुत्री का ये अधिकार नहीं है कि वो पहले से उस व्यक्ति को मजबूर कर सकता है कि आप अपनी बिल को हमें डिस्ट्रीब्यूट हमें बताइए। एक बात, जैसे अभी कॉलर ने अपनी बातों में बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने बिल कर दी है और बिल करने के बाद उसको लगता है कि नहीं, बिल जो है जिस व्यक्ति के नाम उसने करी है तो गलत बिल हो गई है, इस व्यक्ति के नाम बिल नहीं करनी चाहिए थी, तो उस व्यक्ति को ये भी अधिकार है। अगर लोगों ने बिल देख भी ली है, लोगों को जानकारी भी हो गई है कि व्यक्ति ने बिल कर दिया है और फला व्यक्ति के नाम करी है, तो भी उसके बाद उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो उस बिल को उस नाम से चेंज कर सकता है, उसके प्रारूप को चेंज कर सकता है, बांटने के तरीकों को चेंज कर सकता है और नई बिल कर सकता है। जी जी, तो वसीयतकर्ता की मौत के कितने दिनों बाद वसीयत को देखा जा सकता है? देखिए, जाहिर है ऐसा कानून में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ कितने दिन बाद या कितने घंटे बाद या कितने महीने बाद वसीयत खोली जाएगी। वसीयत को जनरली हमारे देश में क्या होता है, वसीयत तो हम लोग बना के बुजुर्ग अपने घर पे रख लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है वसीयत बनाने के बाद जो आपके जो एडवोकेट्स हैं या कोई और जो आपका सामान्य जानकार व्यक्ति है, आप वसीयत को उसके बाद रख सकते हैं। वो व्यक्ति जो है उस वसीयत को, अगर वो वसीयत ऑलरेडी आपके घर में है तो परिवार वाले देख सकते हैं, वरना वो व्यक्ति आकर उस वसीयत को अगले दिन में डिस्क्लोज कर सकता है, बता सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ये वसीयत है और इस वसीयत के हिसाब से उस व्यक्ति की ये इच्छा थी कि संपत्ति को इस प्रकार से बांटा जाए। तो एज पर कोई टाइम दिन कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ कि कितने समय के बाद जो है वसीयत खोली जाएगी, कितनी कब जानकारी दी जाएगी, तुरंत बाद भी आप खोल सकते हैं। ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वसीयत को पंजीकृत करना या स्टैम्प पेपर पर लिखना जरूरी नहीं है? देखिए, दोनों बातें जी आपने कही, दोनों बातें अपना भी अलग है। पहला तो पंजीकृत करने का मतलब हो गया रजिस्टर करना, जब उसका रजिस्ट्रेशन कराना। जो रजिस्टर्ड बिल होती है उसको बिल को रजिस्टर्ड करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने जो इलाके का जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, उप पंजीकरण अधिकारी जो होता है, उसके पास अपनी बिल को रजिस्टर करा सकता है। उसको कराने के लिए उसके खास प्रारूप होता है, जो कि आपके आसपास के या टाइपिस्ट होते हैं वहाँ पर या वकील होते हैं, उस प्रारूप के हिसाब से वसीयत को बनाते हैं। उसके अंदर 2 विटनेस भी चाहिए और उसका जो करने वाला है उस व्यक्ति की फोटोग्राफ भी चाहिए। वो सब लगाने के बाद उसको पंजीकृत कराया जाता है, उसको फोटोग्राफी खींची जाती है, सब कुछ होता है। जी जी। तो ये प्रारूप होता है जिसको पंजीकृत कराने में उसको इस्तेमाल किया जाता है। जी। दूसरा सवाल जो आपका था स्टैम्प ड्यूटी का। जी ऋषिपाल जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, के जुड़ गए हैं दिल्ली से। के अपना सवाल पूछ सकते हैं? हाँ सर। जी कहिए। सुन पा रहे हैं हम आपको, अपनी बात रखिए, सवाल पूछिए।
हाँ सर, हमारे फादर ने अपने प्रॉपर्टी का 1/3, हम 3 ब्रदर हैं, 1/3 पार्ट मेरे नाम से, हाँ, हमारे फादर ने जी जी कहिए। 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी हमारे नाम से रजिस्टर बिल की, और उसके बाद 1/3 प्रॉपर्टी यंगर ब्रदर के नाम से बिल की, लेकिन एक ब्रदर के नाम से नहीं की गई कुछ भी। 3 ब्रदर थे तो, लेकिन अब उसने कोर्ट केस कर दिया साहब, इन दोनों के नाम कुछ भी नहीं है और ये लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो क्या ये सबकी नॉलेज में है जी कि इन दोनों ब्रदर के नाम यानी कि पापा बिल करके गए हुए हैं, और उसने नोटिस भी दिया, नोटिस का जवाब भी दिया, उसकी नॉलेज में भी था, फिर भी उसके बाद वो कोर्ट केस में चला गया और कोर्ट केस अब चल रहा है। तो ऐसा मेंटली हरेसमेंट नहीं है क्या? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऋषिपाल जी क्या कहेंगे? आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मेंटली हरासमेंट है। लेकिन महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी उन्होंने कोर्ट पे केस डाला है, कोर्ट के लिए सब केस डाला है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस फैक्ट को या इस तथ्य को छुपा लिया कि इस केस में जो है आपके पिताजी ने डेथ बिल कर रखी है। अब आपके पास जो रास्ता है, सबसे पहले तो एक रास्ता आपको इसलिए सुझाया जाता है कि जो विल होती है उनको प्रोवेट कराना चाहिए, यानी कि आप एक प्रोवेट केस कोर्ट में डालेंगे, ये साबित करेंगे कि ये बिल है, ये हमारे पिता ने की है और ये आखिरी बिल उनके द्वारा की गई है। जब प्रोवेट केस में साबित हो जाता है कि बिल आखिरी और बिल प्रोवेट हो जाती है, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी का साथ साथ ही जो है आप एक पार्टीशन का दावा भी डाल सकते हैं। तो ये बिल है, इस बिल के हिसाब से हमारी संपत्ति है वो 1/3 संपत्ति मिलती है, तो बिल भी प्रोवेट की जाए और इसके साथ साथ जो है पार्टीशन का दावा डाला जाए। तो जो आपने बताया, जैसे आपने बताया कि बिल जो है रजिस्टर्ड बिल है, तो बिल अगर रजिस्टर्ड है निश्चित तौर पर अगर आप प्रोवेट करेंगे तो प्रोवेट भी उसका जो फैसला है वो आपके पक्ष में आएगा। उसके बाद जो पार्टीशन का जो आप दावा डालेंगे उस पार्टीशन से भी आपको फायदा होगा, और निश्चित तौर पर जो आपके भाई ने केस डाला हुआ है वो झूठा केस है, वो अपने केस को हारेंगे और आप अपने केस को जीतेंगे। तो आपको दोनों काम करने, पहला काम तो प्रोवेट बिल प्रोवेट केस डालना है, और दूसरा जो है आपको पार्टीशन का दावा डालना है। चलिए, क्योंकि उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। ऋषिपाल जी, वसीयत कराने के लिए क्या वकील की जरूरत पड़ती है? और इससे पहले जो आप सवाल का जवाब दे रहे थे उसे भी पूरा कर दीजिए। देखिए, जैसे मैं आपको बताता स्टैम्प पेपर का आपने मुझसे पूछा, ऐसा स्टैम्प पेपर जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है उसके ऊपर वसीयत को छापने की आवश्यकता कुछ नहीं है। वसीयत एक प्लेन पेपर के ऊपर ही छप सकती है, लेकिन जब वसीयत को पंजीकृत कराया जाता है तो उनका एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है हर पंजीकरण अधिकारी का, और रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो जमा कराया जाता है। और स्टैम्प पेपर के बिना भी आपकी वसीयत जो उतनी ही वैलिड है जितनी व्हाइट पेपर पर करे। अब आपको दूसरा सवाल आप पूछे थे, उससे दूसरा सवाल क्या था आपका? जी, क्या वसीयत कराने में वकील की जरूरत पड़ती है? देखिए, सामान्य तौर पे कानून में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं कि वसीयत कराने के लिए आपको वकील की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो वसीयत के प्रारूप को समझ सकता है। वसीयत के प्रारूप का अर्थ यही है कि जब आप कोई भी दस्तावेज बनाए उसमें इतना स्पष्ट हो कि आप जो वसीयत करने वाला व्यक्ति, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके मानसिक क्या है, जिस संपत्ति को आप कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से ब्यौरा हो, आप ये संपत्ति किसके नाम कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से ब्यौरा हो, और जो विटनेस है उनका पूर्ण रूप से ब्यौरा हो। तो इसका अर्थ यही है कि आप उसको बिल्कुल स्पष्ट करें। तो वकील को आप करते हैं उसकी कोशिश यही होती है कि जो सारे तथ्य हैं उन तथ्य को स्पष्ट तरीके से लिख दे, जिससे फ्यूचर में या भविष्य में कभी भी जो है गलती ना हो। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि वकील को आपने साथ में लेके आपने जो बिल है पंजीकृत करा ली, उसमें कई बार क्या होता है कि उसका पूर्ण प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं होता, उसमें क्षेत्रफल लिखा हुआ नहीं होता, कभी उसको साइड लिखी नहीं होती, तो बहुत सारी जो एम्बिग्युइटी, बहुत सारी परेशानियां पैदा होती है, वो बाद में विवाद का कारण बनती है। तो एक अच्छे वकील को आप करेंगे तो कम से कम वो ये कोशिश करेगा कि आपकी संपत्ति का ब्यौरा पूर्ण रूप से हो जाए, जिसको आप देना चाहते हैं उसका नाम पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, जिससे भी भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना। जी बिल्कुल, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और कोई दिक्कत आने वाले दिनों में पेश ना आए जाहिर तौर पर। ऋषिपाल जी, वसीयत का पंजीकरण कैसे होता है? जैसे कि आपने बताया कि महत्वपूर्ण है पंजीकरण करना, तो कैसे इसे किया जाता है? देखिए, पंजीकरण जो होता है पंजीकृत अधिकारी, जो उप पंजीकृत अधिकारी को सब रजिस्ट्रार बोलते हैं, वहां पर होता है। वहां पर अक्सर आप बाहर किसी पंजीकरण ऑफिस से बाहर जाएंगे तो या तो वहां पर आपको वकील मिल जाएंगे या वो जो पंजीकरण करने वाले लोग वो मिल जाते हैं। एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप के हिसाब से इस वसीयत को बनाया जाता है।
बनाने के बाद उसको अटैच किया जाता है। उसका एक 2 विटनेस होते हैं, उन 2 विटनेस के साइन कराया जाता है, उनके नाम लिखे जाते हैं, फोटोग्राफ लिखी जाती है, एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, पंजीकरण की फीस होती है, वो जमा कराई जाती है। वो जमा कराने के बाद जो पंजीकृत अधिकारी होता है, पंजीकृत अधिकारी के सामने उस व्यक्ति को पेश होना होता है जो उस रसीद को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको संपादित कर रहा है। उसको संपादित करने के बाद जब वो वहां पे पेश होता है तो ऐसे पंजीकृत अधिकारी जो है, अगर वो उसके बहुत ज्यादा बुजुर्ग है तो कई बार सवाल ही पूछ लेता है कि माता जी मतलब बाबा आप ये इसको बिल को कर रहे हैं या वसीयत कर रहे हैं, कोई दबाव तो आपके ऊपर नहीं है और आप मानसिक रूप से ठीक है। वो 2-4 सवाल ही पूछ सकता है जिससे उसको ये जानकारी हो जाए कि उस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक है। अगर ये तो कुछ है तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति जो है उस बिल को फिर पंजीकृत किया जाता है, वो एक रिकॉर्ड में आपको रह जाती है। तो फ्यूचर में भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर मान लीजिए जो आपने पंजीकरण कराया है, जो बिल की कॉपी आपके पास है, अगर वो सपोज की खो जाती है, फट जाती है, गुम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पंजीकृत कराने का फायदा आपको भाई ये है कि आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल सकते हो। सर्टिफाइड कॉपी जो है वो इतनी ही बेहतर है, इतनी एज गुड जैसे ओरिजिनल होती है उसकी तरह उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अहम है पंजीकरण कराना आपकी वसीयत का। चलिए बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी वसीयत से जुड़ी हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।